नमस्कार दोस्तों, हिंदी दिवस पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, साहित्य समाज का दर्पण होता है। जिस प्रकार से मनुष्य दर्पण में अपना अक्ष दिखता है, ठीक उसी प्रकार साहित्य में भी हमें समाज का अक्ष दिखाई देता है। साहित्य किसी भी भाषा का हो, उसका अपना एक महत्व होता है। चाहे हिंदी साहित्य है, चाहे कोई और किसी भी भाषा का, जो संविधान की 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएं आती हैं, उनमें से किसी भी भाषा का साहित्य हो, उसकी अपनी एक संवेदना होती है। तो यदि हम हिंदी की बात करते हैं, तो जैसा कि आपको पता है, 1918 में गांधी जी ने कहा था कि हिंदी एक जनभाषा है, हिंदी में जनभाषा होने की योग्यता है, इसलिए मैं इसे भारत की राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत करता हूँ। तो हिंदी अपने आप में जनभाषा है, आम आदमी से जुड़ी हुई भाषा है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक वोट से निर्णय लिया था कि भारत की राजभाषा जो है हिंदी होगी। हम राजभाषा किसे कहते हैं? राजभाषा का अर्थ होता है जो राज कार्यों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, उसे हम राजभाषा कहते हैं। तो 14 सितंबर 1949 से हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया। अभी इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। यदि हम अनुच्छेद की बात करते हैं, आर्टिकल की बात करते हैं, तो संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर के अनुच्छेद 351 ए तक में हिंदी के विकास और प्रचार प्रसार की बात कही गई है। तो देखिए, यदि हम बात करें हिंदी, प्राचीन हिंदी की बात करते हैं कि हिंदी की शुरुआत कहाँ से हुई, तो अगर हम 8वीं शताब्दी को लें, 8th सेंचुरी को लें, तो 8वीं शताब्दी में जो आप हिंदी के अंदर सिद्ध साहित्य देखते हैं, नाथ साहित्य देखते हैं, उसमें सबसे पहली बार हिंदी भाषा का इस्तेमाल किया गया। आपने गोरखबाणी पढ़ी होगी, हसीबो, खेलीबो, धरीबो, ध्यान, ये हिंदी का शुरू का रूप है। यदि हम बात करते हैं तो आपने देखा होगा हिंदी साहित्य के इतिहास में जो फ्रेंच विद्वान थे, गारसा दी तासी, उन्होंने सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास किया था। तो हिंदी अपने आप में इतनी विस्तृत है, इतनी समृद्ध है, यह भाषा इतनी विशाल है कि विदेशों में भी इस पर काफ़ी कार्य किया गया है। ऐसा माना जाता है कि हिंदी को भारत में आर्य और पारसी लाए थे। इसलिए आप देखेंगे हिंदी के अंदर अरबी के शब्द हैं, हिंदी के अंदर जो है फारसी शब्द हैं, हिंदी में आपने देखा है पुर्तगाली शब्द हैं, हिंदी में आपके फ्रांसीसी भाषा के शब्द हैं, जैपनीज शब्द हैं, जो हिंदी में आप जो रिक्शा शब्द बोलते हैं वो जैपनीज शब्द है। हिंदी में जो आप चाय शब्द इस्तेमाल करते हैं वो आपका चाइनीज़ शब्द है, लीची शब्द है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हिंदी अपने आप में जो है भारत की एक जन भाषा है। यदि हम राष्ट्रीय आंदोलनों की बात करते हैं, तो राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर जो हमारी भाषा बनी थी, जिससे हम लोगों से कम्युनिकेट करते थे, जिससे हम अपने विचारों को संप्रेषित करते थे, वो हिंदी भाषा थी निस्संदेह। तो आज़ादी के आंदोलन में भी इस भाषा ने जो है अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यदि हम खड़ी बोली के साहित्य की बात करते हैं, सल्तनत काल की बात करते हैं, तो सल्तनत काल में आपने अमीर खुसरो का नाम सुना होगा। अमीर खुसरो को हिंदी में खड़ी बोली का पहला कवि माना जाता है। उन्होंने दिल्ली सल्तनत के कई सुल्तानों के समय में जो है उन्होंने अपनी हिंदी की उनकी पहेलियाँ प्रसिद्ध हैं, मुकरियाँ प्रसिद्ध हैं। तो यदि हम हिंदी की लिपि की बात करते हैं, स्क्रिप्ट की बात करते हैं, तो हिंदी की जो लिपि है देवनागरी, वो विश्व की वैज्ञानिक लिपियों में से एक लिपि मानी जाती है। क्योंकि वैज्ञानिक लिपि हम हिंदी की लिपि को क्यों कहते हैं? क्योंकि हिंदी में जो जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है, और जो जैसा लिखा जाता है फिर वो वैसा ही समझा जाता है। कहने को रोमन में आपके 26 अल्फ़ाबेट आते हैं, 26 वर्ण हैं, लेकिन रोमन के अंदर आपने देखा होगा इंग्लिश की जो लिपि है रोमन, उसमें कैपिटल का चक्कर है, स्मॉल का चक्कर है। कैपिटल ए अलग तरीके से लिखा जाता है, स्मॉल ए अलग तरीके से लिखा जाता है। हिंदी में जबकि आपको पता है 52 वर्ण है, 52 वर्ण है, और रोमन लिपि में 26 वर्ण हैं, लेकिन फिर भी हिंदी की लिपि को वैज्ञानिक लिपि, वैज्ञानिकों ने इसको सिद्ध करके बताया है। तो तात्पर्य मेरे कहने का मतलब ये है कि हिंदी दिवस जो हम मनाते हैं वो इन्हीं प्रश्नों पर चर्चा के लिए बनाते हैं कि इस जन भाषा को जल्दी से जल्दी राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलना चाहिए। देखिए, किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र की पहचान उसकी राष्ट्रभाषा से होती है। देश को 75 साल हो चुके हैं आज़ाद हुए, और अब मुझे लगता है कि राष्ट्रभाषा पर चर्चा होनी ही चाहिए। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ
सर्वसम्मति से आप संविधान में की 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएं हैं उनमें से किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाओ तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि मैं हिंदी क्षेत्र से संबंधित हूँ तो मैं हिंदी की वकालत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी हम जब भी कोई इस तरह का राष्ट्रीय स्तर का कोई भी निर्णय लेते हैं तो उसमें हम आंकड़ों की तो अनदेखी नहीं कर सकते ना। यदि हम आंकड़ों की बात करते हैं तो ये सारे के सारे आंकड़े कहीं ना कहीं राष्ट्रभाषा के मामले में हिंदी के पक्ष में हैं। यदि मैं बात करूं भारत की ही तो भारत में करीबन 25 करोड़ लोगों की मूल भाषा हिंदी है, जो फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और करीबन भारत में 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जो द्वितीय भाषा के रूप में, सेकेंड लैंग्वेज के रूप में भारत में जो है हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और करीबन 10 करोड़ लोग ऐसे भी हैं जिनकी ना तो मातृभाषा हिंदी है, ना फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, ना सेकंड लैंग्वेज हिंदी है, लेकिन फिर भी हिंदी को समझते हैं। आप साउथ में चले जाओगे, भले ही वहाँ आपकी भले ही वहाँ द्राविड़ भाषाएं बोली जाती हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, लेकिन फिर भी उन लोगों को हिंदी समझ में आती है। आप उनसे हिंदी में प्रश्न पूछोगे तो चाहे वो आपको टूटी फूटी हिंदी के अंदर जवाब दें, आपके प्रश्न को समझ जाते हैं और उसको बताने का भी प्रयास करते हैं। तो मैं समझता हूँ जब आंकड़े हिंदी के पक्ष में हैं तो हम क्यों ना हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत करें, क्योंकि राष्ट्र की अस्मिता का सवाल है, राष्ट्र की संवेदना का सवाल है। आज़ादी के 75 साल के बाद भी हमारे पास एक राष्ट्रभाषा नहीं है और संविधान की 8वीं अनुसूची में 24 भाषाएं हैं। हम सबको तो राष्ट्रभाषा नहीं मान सकते ना। तो इस वजह से हमें हिंदी दिवस मनाना पड़ता है, ताकि जो एक राष्ट्रीय संवेदना है, जो एक राष्ट्रीय चेतना है राष्ट्रभाषा को लेकर के, उस पर चर्चा हो सके और लोगों को इस बारे में विचार विमर्श करने का मौका मिल सके कि हम हिंदी को अभी तक राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बना पाए। यदि मैं बात करूँ, हिंदी आपको पता ही है मूलतः फारसी भाषा का शब्द है और सबसे पहले हिंदी को यदि हम बात करें तो 1977 में, विदेशों की बात करते हैं तो 1977 में 1977 में जो तत्कालीन विदेश मंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, भारत की अगर मैं बात करूं, तो उन्होंने यूएनओ के अंदर जो है वहाँ की महासभा को सबसे पहले हिंदी में संबोधित किया था। तो आप समझिए कि उन्होंने और किसी भाषा में संबोधित नहीं किया, क्योंकि हिंदी सदियों से चली आ रही है। देश का राष्ट्रीय आंदोलन हिंदी से जुड़ा हुआ है, हिंदी से हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। 8वीं शताब्दी से हम सिद्धोनाथों के साहित्य में हिंदी के दर्शन करते आ रहे हैं। वर्तमान समय की यदि हम आधुनिक आंकड़ों की भी बात करते हैं तो मोटा मोटी हम 1000 वर्ष पुरानी हिंदी को हिंदी साहित्य के इतिहास में भी बताते हैं। यदि मैं बात करूं तो दुनिया के करीबन 176 विश्वविद्यालयों के अंदर हिंदी का अध्ययन और अध्यापन का कार्य किया जा रहा है। अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर करीबन 45 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो हिंदी का अध्ययन और अध्यापन कर रहे हैं। और वर्तमान समय में यदि मैं बात करूं तो विदेशों में करीबन 25 पत्रिकाएं जो है प्रतिदिन हिंदी के अंदर निकलती हैं। डेली आपकी जो पत्र पत्रिकाएं हैं वो 25 के आसपास हैं विदेशों के अंदर, जो डेली रूटीन में निकल रही हैं। तो आप बताइए, सारे के सारे आंकड़े हिंदी के पक्ष में हैं, तो फिर बताइए हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की हम वकालत क्यों ना करें। अगर हम हिंदी दिवस की बात करते हैं जो आज हम मना रहे हैं, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का नाम आपने सुना होगा, वर्धा। तो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति जो वर्धा थी, उसने 1953 में पूरे भारतवर्ष में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत की थी। तो 1953 से कॉन्टिन्यूअस हम भारत के अंदर जो है 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाते आ रहे हैं। वैसे संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दे दिया था। यदि हम विश्व परिदृश्य की बात करते हैं तो विश्व के परिदृश्य में हमारी हिंदी भाषा का चौथा स्थान है। पहले नंबर पे यदि हम बात करते हैं तो चाइनीज़ भाषा है, दूसरे नंबर पर स्पेनिश है, तीसरे नंबर पे इंग्लिश है और चौथे नंबर पर जो है हिंदी है। तो आप समझ सकते हैं कि विश्व की 9 करोड़ 9 अरब की जो आबादी है, 9 अरब की आबादी के अंदर जो एक विशाल जो भाषा का एक हमारा परिदृश्य है, जिसमें करीबन 10 शक्तिशाली भाषाएं हैं जो विश्व के अंदर बोली जाती हैं, उसमें हिंदी का स्थान चौथा है। और मैं समझता हूँ जिस तरह से हिंदी पूरी दुनिया में उन्नति कर रही है, विकास कर रही है, दुनिया के बहुत सारे विश्वविद्यालय हिंदी पर अध्ययन और अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, तो हो सकता है कि एक दिन ऐसा भी आ जाए कि ये हिंदी विश्व की पहली बोली जाने वाली भाषा बन जाए। अभी तो विश्व में चौथे स्थान पर है, लेकिन एक समय ऐसा भी आ सकता है जब ये विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं में पहले स्थान पर ही भी आ जाए। तो इसमें किसी भी प्रकार की अतिशयोक्ति या किसी भी प्रकार से हमें इसमें कोई शुभा संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय में भी जो है विश्व के करीबन
30 देशों के अंदर हिंदी पढ़ाई जा रही है। हिंदी को बहुत अच्छे तरीके से जो है भारत से जुड़ने के लिए पढ़ाया जा रहा है। मुझे ध्यान है जब पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था नागपुर के अंदर, तो उस समय जो है चाइनीज़ व्यक्ति आया था, तो उससे पूछा गया था कि आप इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल लेते हैं, इतने फ्लो में हिंदी कैसे बोल लेते हैं। तो उसने अपना बड़ा अच्छा अनुभव बताया कि मैं जब छोटा सा था तो अपनी दादी के साथ जो है मोनेस्ट्रीज़ में जाता था, बौद्ध मठों में जाता था, तो वो महात्मा बुद्ध की मूर्ति के सामने मेरी दादी मुझसे प्रणाम करवाया करती थी। तो मैं पूछता था, दादी ये बुद्ध कौन है, कहाँ से आए थे, इनको हम भगवान क्यों कहते हैं। तब मेरी दादी ने बताया था, बेटा इनका जन्म भारत में हुआ था, तो मैं तो अब बूढ़ी हो गई हूँ, जब तू बड़ा हो और तुझे मौका मिले तो तू भारत की यात्रा जरूर करना। तो बोला मैं जब बड़ा हुआ तो मुझे वो दादी की बात याद थी, तो मैंने फॉरेन लैंग्वेज में सबसे पहले हिंदी भाषा को सीखा। जब भी आपको किसी देश की संस्कृति के बारे में जानना हो, किसी देश की परंपराओं के बारे में जानना हो, किसी देश की सांस्कृतिक विरासत को समझना हो, तो सबसे पहले उसकी भाषा को समझना पड़ता है। जब आप उसकी भाषा से रूबरू हो जाते हैं तभी तो उस देश की संस्कृति को समझ पाएंगे। तो उस चाइनीज़ ने कहा कि मैंने अध्ययन किया और ये पाया कि यदि मैं हिंदी सीख जाऊं तो मैं भारत को समझ जाऊंगा। तो इसलिए मैंने जो है फॉरेन लैंग्वेज में हिंदी भाषा का अध्ययन कार्य किया और आज मैं आपके सामने हूँ। तो मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं हिंदी वाला हूँ तो मैं हिंदी के पक्ष की वकालत कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदी पूरे देश में समृद्धि के साथ आगे बढ़ रही है। हिंदी पे पूरी दुनिया के अंदर, विश्व के अंदर कार्य हो रहा है, तो क्यों ना हम हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत करें। यदि हम बात करें तो करीबन देश के अंदर 14 करोड़ से ज़्यादा लोग डिजिटल माध्यम से हर रोज़ हिंदी के समाचार पत्रों को पढ़ते हैं। डिजिटल माध्यम से कोई अपने कंप्यूटर में पढ़ रहा है, कोई अपने लैपटॉप से पढ़ रहा है, कोई अपने फ़ोन के माध्यम से जो है डिजिटल माध्यम से डेली 14 करोड़ से ज़्यादा लोग तो डेली यूज़ करते हैं समाचार, हिंदी के समाचार पत्रों को देखने के लिए डिजिटल माध्यमों का। तो हिंदी विकसित नहीं होती तो ऐसा संभव हो ही नहीं सकता था। तो जो विश्व हिंदी दिवस है, जैसे अब हिंदी दिवस तो हम 14 सितंबर को मनाते हैं, लेकिन जब विश्व हिंदी दिवस की बात आती है तो हम उसको 10 जनवरी को मनाते हैं। इसके पीछे कारण क्या है कि जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वो 10 जनवरी 1975 को महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था। अब चूंकि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी को हुआ था तो इसलिए हम अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। तो हिंदी के श्रोता होने के नाते और हिंदी से लगाव होने के नाते आपको ये तथ्य पता होनी चाहिए, ताकि जब भी हिंदी पे चर्चा हो तो आप इन तथ्यों के साथ, इन आंकड़ों के साथ आप भी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत कर सकें। यदि मैं बात करूं तो यदि हम फिल्मों की भी बात करें, बॉलीवुड की भी बात करते हैं, तो 1913 में दादा साहब फाल्के ने फिल्म बनाई थी राजा हरिश्चंद्र, जो पहली साइलेंट मूवी मानी जाती है, मूक फिल्म मानी जाती है। और ये जो है दादा साहब फाल्के ने बनाई थी और इसको हिंदी की पहली फिल्म माना जाता है। उसके बाद आपने आलम आरा फिल्म का नाम सुना होगा, वो भारत की पहली बोलती हिंदी फिल्म थी। तो बॉलीवुड में भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है हिंदी का कि हिंदी की पहली मूक फिल्म कौन सी थी, हिंदी की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी। तो हिंदी अपने आप में एक बहुत विकसित भाषा है देश की और दुनिया की। यदि हम हिंदी के समाचार पत्रों की बात करते हैं तो आपने उदंत मार्तंड समाचार पत्र का नाम सुना होगा। ये एक साप्ताहिक समाचार पत्र था जो 1826 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था और कलकत्ता से इसका जो है वॉल्यूम निकलता था। तो 1826 में आप समझिए कितने साल पहले भी हिंदी का समाचार पत्र निकाला जाता था जिसका नाम था उदंत मार्तंड। तो हिंदी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम में, समाचार पत्रों के माध्यम में, डिजिटल माध्यम में, इंटरनेट पे, कंप्यूटर पे, हर माध्यम में जो है हिंदी अपने आप में उन्नति कर रही है, तरक्की कर रही है। अभी हमारी बहुत सारी पारिभाषिक शब्दावली तैयार हो गई है। करीबन 10 लाख से ज़्यादा हमारे पारिभाषिक शब्द तैयार हो चुके हैं अलग अलग विषयों के। करीबन 60 विषयों के हमने 10 लाख से ज़्यादा शब्द हिंदी में बना लिए हैं। एक समय ऐसा भी आएगा जब आप विज्ञान की, गणित की और भी जो महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं, उनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वो आप हिंदी में देखेंगे। अभी हमें अगर कोई साइंस की पुस्तक देखनी हो तो उसके लिए हमें कोई भी आपके रिफ्रेशर देखना हो, कोई भी हमें रेफरेंस बुक देखनी हो तो अभी वो हमें केवल इंग्लिश में ही अवेलेबल है। लेकिन हिंदी जिस हिसाब से उन्नति कर रही है, तरक्की कर रही है, मुझे लगता है एक समय ऐसा आएगा जब आपको ये सारी पुस्तकें हिंदी के अंदर भी मिलेंगी। तो उसमें कोई बहुत बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी। हिंदी के करीबन, यदि मैं हिंदी भाषी लोगों की बात करूं तो दुनिया के करीबन 150 देशों में हिंदी भाषी लोग रहते हैं, हिंदी भाषा का इस्तेमाल करने वाले लोग रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा आंकड़ा है।
यदि हम हिंदी को बात करें और हिंदी की जड़ें यदि हम बात करते हैं तो हिंदी की जड़ें करीबन करीबन 5000 वर्ष पहले जो हमारी आर्य भाषा थी, जिसे हम संस्कृत भाषा कहते हैं, जो हिंदी की एक तरह से जननी मानी जाती है, इसकी जड़ें अपनी जननी संस्कृत भाषा से जुड़ी हुई है, जो 5000 ईसा पूर्व भारत के अंदर प्रयोग की जाती थी, जिसमें हमारे जो है वैदिक संस्कृत जिसे हम कहते हैं, वो वैदिक संस्कृत 5000 वर्ष पहले भारत में प्रचलित थी। तो उसी से ही जो है हिंदी की जड़ें भी जुड़ी हुई हैं। तो आप समझ सकते हैं कि और किसी भाषा में वो सामर्थ्य नहीं है। हिंदी 5000 वर्ष पुरानी एक भाषा से जुड़ी हुई है, आर्य भाषा, उससे आर्यों की भाषा से जुड़ी हुई है, पारसियों से जुड़ी हुई है, हमारे सिद्धोनाथों से 8वीं शताब्दी के सिद्धोनाथों से जुड़ी हुई है। तो हिंदी की विरासत अपने आप में इतनी विकसित है, इतनी विशाल है कि मुझे लगता है इसको तो राष्ट्रभाषा बनना ही चाहिए। यदि हम भारत की भी बात करते हैं तो बड़े बड़े जितने भी भारत के राज्य हैं उनकी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज जो है, फर्स्ट जो राजभाषा है जिसमें वो राज कार्य करते हैं, जो वहाँ बड़े पैमाने पर जो बोली जाती है वो हिंदी है। उत्तर प्रदेश है, आपका मध्य प्रदेश है, आपका छत्तीसगढ़ है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, उसके बाद आपका बिहार है। ये जितनी बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं यहाँ पे आपकी फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी ही प्रयोग की जाती है। तो जिस देश के अंदर आप समझिए कि 50 करोड़ से ज़्यादा लोग हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हों, तो क्या मुझे फिर भी ये बात आपको बताने की आवश्यकता है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में दिक्कत क्या है? लेकिन कारण क्या है कि हिंदी राजनीति का शिकार हो गई है। देश की आज़ादी के बाद राजनीति के अंदर क्षेत्रवाद चला, राजनीति के अंदर कहीं ना कहीं वोटों की राजनीति चली, उसने कहीं ना कहीं हिंदी की स्थिति को ख़राब कर दिया और हिंदी को राष्ट्रभाषा की जो पंक्ति होती है, राष्ट्रभाषा जो बनने के लिए एक तैयारी होती है, जो राष्ट्रभाषा बनने की प्रथम पंक्ति में जो शामिल किया जाना चाहिए था, वो भाव लोगों के बीच में से निकल के नहीं आ सके। जबकि ऐसा नहीं है, जबकि बहुत सारे लोगों ने प्रयास भी किया। मैं ये नहीं कहता कि बहुत सारे लोगों ने प्रयास नहीं किया, बहुत सारे प्रयास भी किए गए। हिंदी में शोध को बढ़ावा देने के लिए जो है बहुत सारे संस्थान खोले गए ताकि जो है हिंदी की उन्नति हो सके। अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं भूतपूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश, उन्होंने करीबन ऐसा माना जाता है कि 114 बिलियन डॉलर की व्यवस्था की थी हिंदी को सीखने के लिए। मतलब अपने देश के अंदर हिंदी के विकास कार्यों को, हिंदी का अध्ययन अध्यापन कराने के लिए अपने कार्यकाल में 114 बिलियन डॉलर आवंटित किया था हिंदी के प्रचार, हिंदी के विकास के लिए, ताकि अमेरिकी लोग भी हिंदी को सीख सकें। क्योंकि अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका के नासा में बहुत सारे जूनियर साइंटिस्ट भारतीय मूल के हैं। वहाँ बड़ी बड़ी आपकी जो IT कंपनीज़ हैं उनमें भारतीय मूल के लोग ही कार्यरत हैं। तो अगर भारत से जुड़ना है, भारत की संस्कृति को समझना है, तो मैं समझता हूँ कि हिंदी के बिना भारत की संस्कृति को समझा नहीं जा सकता, हिंदी के बिना भारत की संस्कृति से जुड़ा नहीं जा सकता। हिंदी हमारी एक प्रकार से जो है राष्ट्रीय चेतना है, हमारी एक जो है सदियों पुरानी एक हमारी ऐसी संवेदना है जिसने सारे देश के लोगों को जोड़े रखा है, जिसने देश की आज़ादी में कंधे से कंधा मिला करके जो है आंदोलन को आगे बढ़ाने में जो सहायता की है। बड़े बड़े जो नेता हिंदी के अंदर भाषण दे करके लोगों को राष्ट्रीय भावना के लिए प्रेरित करते थे, वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत समृद्धि की बात है, कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत गौरव की बात है कि हिंदी का जो है जुड़ाव, हिंदी का जो लगाव, हिंदी की जो जड़ें हैं वो हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों से जुड़ी रही हैं, हमारी संस्कृति से जुड़ी रही हैं, हमारी आर्य भाषा संस्कृत से जुड़ी रही हैं। तो इन सारे चीज़ों को देख करके, इन सारे आंकड़ों को जान करके, समझ करके मुझे लगता है हिंदी में वो योग्यता है कि इसको राष्ट्रभाषा बना दिया जाना चाहिए बिना किसी संदेह के। क्योंकि आज़ादी के 75 वर्ष के बाद मैं चाहता हूँ इस चीज़ पे हर व्यक्ति को जो है वकालत करनी चाहिए, हर व्यक्ति को आगे आना चाहिए और इस प्रयास करना चाहिए कि हिंदी को हम भारत की राजभाषा के साथ साथ राष्ट्रभाषा का भी दर्जा दिलवाएं। तो मैं आपको एक बार फिर हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।